हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको करवाई जाती है परीक्षाओं की तैयारी, एजुकेशनल कंटेंट वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि आपको किसी भी प्रकार का पैकेज या फिर कूपन जो है वो नहीं खरीदना होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सेकेंड टर्म की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है, यदि उसमें कोई कमी है तो उसको पूरा हम करेंगे सैंपल पेपर के क्वेश्चंस लगाकर। बात समझ में आ रही है? तो जैसा कि हम लोग अभी लगा रहे हैं हमारे रसायन विज्ञान की कक्षा 10वीं के लिए बहुत सारे सैंपल पेपर्स, इसमें आज हम करने वाले हैं सैंपल पेपर नंबर 4 और देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो हमारी टीम ने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आ सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो जैसा कि जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 खंड में 3 भाग में विभाजित होगा, ए, बी और सी। इसमें आपका जो खंड अ होगा इसमें 7 प्रश्न होंगे, ब जो होगा उसमें 6 होंगे और जो आपका स होगा उसमें सिर्फ 2 ही सवाल होंगे। पर वो जो 2 सवाल होंगे वो केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे और आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसके कुल अंक जो है वो 40 होंगे और कुल समय जो होगा वो कितना होगा भाई? आपका 2 घंटे का होगा। बात समझ में आ गई? चलो, तो इन्हीं चीजों के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है। वो आपको ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो केमिस्ट्री है उससे आने वाले हैं सिर्फ 4 सवाल। केमिस्ट्री में अभी तक के जो सीबीएसई वाले क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री से केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे। यदि ऐसा नहीं है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें लगाने हैं सिर्फ 4 सवाल, जिसके लिए निर्धारित अंक जो है केमिस्ट्री के वो है कितने भाई? आपके 10 अंक है निर्धारित केमिस्ट्री के लिए। चलो, पहला सवाल पूछा गया है, मेथेनॉल की थोड़ी मात्रा अंतग्रहण करने से प्राणघातक होता है, ऐसा क्या है? ठीक है, तो भाई मेथेनॉल है क्या? तो एक प्रकार का अल्कोहल है। तो एक प्रकार का क्या है? तो ये है एक प्रकार का अल्कोहल। अब आपने कई बार ऐसे न्यूज़पेपर में, न्यूज में सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई या फिर वो हो गए बीमार। तो सवाल पैदा होता है कि जो जहरीली शराब है ये शरीर के अंदर जाने के लिए, हालांकि शराब कैसी भी है वो नुकसानदायक है, वो नहीं पीनी चाहिए, पर जो जहरीली शराब है वो शरीर के अंदर जाने के बाद कौन सा खेल जो है शरीर के अंगों के साथ खेलती है वो समझ लेते हैं। ध्यान से बात समझ में आ रही है? देखो, तो मेथेनॉल क्या है? एक प्रकार का अल्कोहल है और इसका कुछ अणुसूत्र होता होगा, बिल्कुल होता होगा। और क्या होता है वो है आपका CH3OH। मीथेन के साथ ऑल लगाया, अल्कोहल लगाया और आपको जो चीज मिली दैट इज मेथेनॉल। बात समझ में आ गई? चलो ध्यान से देखो, तो क्या होता है, यकृत में मेथेनॉल मेथेनल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये कि यकृत यानी कि जो लीवर होता है, जब मेथेनॉल उस पर जाता है, आपने सुना होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनका जो लीवर होता है, यकृत होता है स्टूडेंट्स, वो कैसा हो जाता है भाई? खराब हो जाता है। ठीक है, तो यकृत में जब मीथेनॉल पहुंचेगा तो क्या होगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा और क्या बना लेगा? मीथेनॉल बना लेगा। अब ये मीथेनॉल क्या होता है? तो मीथेनॉल एक प्रकार का क्या है? तो मीथेनॉल एक प्रकार का क्या है? CH3CHO है। मीथेनॉल है ना, मीथेनॉल है। रुको, ये थोड़ी होगा, ये तो इथेनॉल बन गया आपका। मीथेनॉल क्या होगा आपका? HCHO होगा। तो ये बना लेता है आपका क्या? ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेता है भाई? आपका मीथेनॉल बना लेता है यकृत के अंदर जाकर। अब एक बात बताओ, यदि यकृत में इतनी भयंकर रिएक्शन चलेगी तो आपका जो लीवर यानी कि यकृत है उस पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, मीथेनॉल कोशिका के अवयवों से शीघ्रता से क्रिया करता है। ठीक है, यह जीव द्रव का स्कंदन कर लेता है, सोख लेता है और ये आपकी जो हफ तंत्रिका होती है उसको क्या करता है भाई? प्रभावित करता है, जिससे क्या हो सकती है? अंधता भी हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो मीथेनॉल है यानी कि आपका जो अल्कोहल है वो यकृत में जाकर क्या कर लेता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। बात समझ में आ गई? कहानी इंटरेस्टिंग है, नोट कर लिया जाए। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगले सवाल की तरफ। चलो, ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि जो अल्कोहल है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? हानिकारक होता है ये दुनिया को पता है, बट हानिकारक क्यों होता है ये सिर्फ पता होता है कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो रसायन विज्ञान वाले विद्यार्थी हैं उन लोगों को। बात समझ में आ गई? चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे।
क्या पूछा गया भाई, एथेनॉल से एथीन किस प्रकार बनाई जाती है। यदि आपने मेरे कॉन्सेप्ट वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्लेटफॉर्म पर देखे हैं तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो एथेनॉल है वो अलग अलग प्रकार की क्या करता है भाई, अभिक्रियाएं करता है। तो बात हो रही है कि एथेनॉल से क्या बनाना है, आपको एथीन बनाना है, किस प्रकार बनाई जाएगी, इससे संबंधित रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले अपने पूरे सिस्टम को लेकर 443 केल्विन पर, ठीक है, और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल के आधिक्य में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा होगी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, उसमें हम एथेनॉल को क्या करेंगे भाई, गर्म करेंगे। ये लो, गर्म करते हैं, आग लगाते हैं एथेनॉल में। ये लो, खुश रहो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। एथेनॉल में क्या लगा दिया, आग। थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि जो एथेनॉल होता है, अल्कोहल होता है, मेथेनॉल होता है, ये शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो गुस्से में हमने लगा दी एथेनॉल पे आग। अब जब हमने उस पे आग लगा दी, उसको हमने गर्म कर दिया। गर्म करना है, आग नहीं लगानी है, बेसिकली गर्म करना है। आग लगाओगे तो जल जाएगा, ईंधन होता है एक प्रकार का, ठीक है। ये बच्चे बोलेंगे सर आग लगा दी, आग नहीं लगाना है, गर्म करना है बेटा, ठीक है। और सांद्र H2SO4 की आप यदि उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, आपकी एथीन में। एथीन क्या है, तो एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपके कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध जो हैं वो पाए जाते हैं और साथ में मिलेगा आपको जल। कहानी समझ में आ गई। तो इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि रिएक्शन आपकी बड़ी आसान थी, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। चलो चलेंगे अगले सवाल की तरफ। पूछा गया है, अच्छा एक और चीज देखो, पहले मैंने आपको ये वाला सवाल करवाया। अब ये जरूरी नहीं है कि परीक्षा पत्र जो रहेगा आपका, एग्जाम पेपर जो रहेगा, उस क्वेश्चन पेपर जो रहेगा उसमें क्या होगा कि हर सवाल जो है वो अथवा में आए, पर आ सकता है। उसको देखकर हमने हर प्रश्न जो है उसको अथवा में यहां पर रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई, समान गुणों वाले 3 तत्व A है, B है और C है। इनके परमाणु भार क्रमशः X है, Y है और Z है, ठीक है। B का जो परमाणु भार है वो A और C के औसत परमाणु भार के लगभग बराबर है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ परमाणु भार को यदि हम W से दर्शाएंगे तो ये B है, B का जो आ रहा है परमाणु भार A और परमाणु भार C डिवाइड बाय हमने किया 2, ऐसा हो रहा है। स्टूडेंट्स को जाना पहचाना नहीं लग रहा कि पहले और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होगा उसका जो औसत होगा वो दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। बात समझ में आई? कुछ जानी पहचानी बात लग रही है। तत्वों के इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? इस प्रकार के तत्वों के समूह का एक उदाहरण दीजिए। तो ये जो व्यवस्था है ये प्रदर्शित की थी डॉबे-राइनर ने, और इसे ही कहा गया था डॉबे-राइनर का त्रिक। मतलब यदि हम बात करें लिथियम की, आपका सोडियम की और आपके पोटेशियम की, तो सोडियम का जो परमाणु भार होगा वो होगा कैसा होगा? तो परमाणु भार होगा सोडियम का किसके बराबर? लिथियम के परमाणु भार और पोटेशियम के परमाणु भार के औसत के बराबर। मतलब परमाणु भार होगा आपका लिथियम का, धन परमाणु भार होगा आपका पोटेशियम का, और डिवाइड बाय हम कर देंगे 2। कुछ समझ में आया खेल? कहने का मतलब यह है कि यही होता है आपका डॉबे-राइनर का ट्रिक, क्योंकि इन्होंने 3-3 के समूह में आपके जो तत्व थे उनको क्या किया था भाई? व्यवस्थित किया था। बात समझ में आ गई? नोट कर लो। चलो जल्दी जल्दी बहुत सारे सवाल लगाने, उसके बाद रिवीजन भी करना है, बहुत सारी तैयारी करनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस बार मचाना है टर्म 2 में धमाका। पूछो क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के कमेंट मेरे पास आए थे जिनका टर्म 1 जो था थोड़ा सा बिगड़ गया था। अब उसकी भरपाई कैसे करेंगे टर्म 2 से? कैसे भरपाई करेंगे? बहुत सारे सवाल लगाकर, बढ़िया बढ़िया सवाल लगाकर, है ना? नोट कर लो। चलो कर लिया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसके अथवा में एक सवाल पूछा गया, एक तत्व है A। ठीक है। एक तत्व A है जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो 19 है। अब क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि हमें समझ में आ रहा है कि जो तत्व A है जिसका परमाणु क्रमांक 19 है वो आपका पोटेशियम है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 और 1 है। ठीक है। और एक तत्व है B जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। ठीक है, मतलब बात हो रही है क्लोरीन की, तो ये हो गया आपका क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 7। ठीक,
से संयोग करता है, बिल्कुल संयोग करेगा, क्योंकि एक तरफ आपकी धातु है जो कि विद्युत धनात्मक होती है और दूसरी तरफ आपकी अधातु है जो विद्युत ऋणात्मक होती है। बात समझ में आई? अब देखो, तो भाई एक तरफ आपके पास पोटेशियम है और एक तरफ है क्लोरीन, और दोनों आपस में कर रहे हैं अभिक्रिया और निर्माण करेंगे आयनिक यौगिक का, क्योंकि एक धातु एक अधातु के साथ हमेशा निर्माण करती है आयनिक यौगिक का। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, और बनने वाले बंध की प्रवृत्ति बताएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि एक धातु एक अधातु के साथ हमेशा बनाती है आयनिक आबंध। लिथियम और बेरिलियम इसमें थोड़ा सा अपवाद है, पर एक धातु और एक अधातु जो है वो हमेशा बनाती है आयनिक आबंध। क्यों बनाती है वो भी बता रहा हूं, ध्यान से देखो। क्यों 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 बनाती है वो भी बताया जा रहा है। ठीक है, देखो क्या कहते हो, एक नियम था अष्टक का, जिसमें यह कहा गया था कि हर आपका जो परमाणु होता है, हर तत्व जो होता है, वह अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करना चाहता है, भले उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़े, या तो इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, या फिर इलेक्ट्रॉन की करनी पड़े साझेदारी। बात समझ में आई? तो अब इसके अंतिम कक्षा में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि स्टूडेंट्स इसकी अंतिम कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो इसका अष्टक जो है वो पूरा हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से जो क्लोरीन है, ठीक है, उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। सो क्लोरीन इज लाइक भाई पोटेशियम, 1 इलेक्ट्रॉन देना मेरे को, तो 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, तेरा भी अष्टक पूरा हो जाएगा, मेरा भी अष्टक पूरा हो जाएगा। भाई भाई आरी पारी, बात समझ में आई? तो 1 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम से निकला, किसके पास आ गया, क्लोरीन के पास आ गया। जब पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो पोटेशियम के ऊपर चार्ज आ गया धन। क्यों आ गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन आपका एक ऋण आवेशित कण होता है, जैसे ही बाहर निकला आवेश आ गया आपका पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर आ गया कौन सा, नेगेटिव। पोटेशियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर आ गया आपका नेगेटिव। तो अब क्या होगा, एक धन आयन धन आयन धन आयन है, और स्टूडेंट्स दूसरा वाला आपका ऋण आयन है। अब 2 आयनों के बीच में यदि आबंधन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक आबंध। बात समझ में आई? तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे आयनिक आबंध बोलेंगे। कुछ समझ में आया? क्योंकि 2 आयनों के बीच में बन रहा है, तो यहां साझेदारी नहीं होती है। जो आपकी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं और मिलकर बनाती हैं आयनिक आबंध। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा, ये आयनिक आबंध होगा। इसको हमेशा के लिए याद कर लो। और क्या पूछा गया, बिंदु सूत्र। अरे तो बच्चों वाली बातें अपने लिए। चलो बिंदु सूत्र ये बनाया, ये लो संकेत ए और बी बना दिया, बिंदु सूत्र बना दिया। कैसे बनाते हैं बिंदु सूत्र, तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उस तत्व के आसपास बनाते हैं। तो भाई ए आपका पोटेशियम है, उसका ये बना दिया बिंदु, ये लो देखो अभी। और बी जो है उसके आसपास भी आपने 1 2 3 4 5 6 और 7 बना दिए। ध्यान से देखो, अंतिम कक्षा में 1 था, ये बना दिया, अंतिम कक्षा में 7 थी, ये बना दिया। तो इस तरीके से जो है ये बन गया बिंदु सूत्र। क्लियर है कहानी? इसको नोट कर लो बढ़िया से कॉपी में, बढ़िया से एग्जाम में लिख कर आना बच्चों। ठीक है, तैयारी इतनी अच्छी करेंगे कि कैसा भी सवाल पूछ लिया जाए वो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलो। और आपका टारगेट सिर्फ पास होना नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो सारी मेहनत हम लोग मिलकर कर रहे हैं इसमें आपका टारगेट सिर्फ पास होना नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, जोश में आ गया हूं बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं। आपका टारगेट सिर्फ पास होना नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए टॉप करना। बात समझ में आ रही है? चलो, क्या आपने नोट कर लिया है? हम चल रहे हैं आगे। अब पूछा गया है निम्नलिखित दी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित, खंड बी शुरू हो चुका है। खंड ब जो है आपका, इसका हर प्रश्न जो होगा वो कितने अंक का होगा भाई, 3 अंक का होगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या बोला गया है, निम्नलिखित दी गई अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाना है। बिल्कुल समझाएंगे। देखो यदि बोल रहे हैं हाइड्रोजनीकरण, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा किसी चीज में, हमको नहीं पता। हाइड्रोजनीकरण है मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण। कुछ इसी तरीके से जो ऑक्सीकरण है ये क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि दो अभिकारक जब मिल रहे होंगे तो अभिकारक के अंदर जो पाए जाने वाले परमाणु होंगे, तत्व होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेंगे। और साथ में हम देख रहे हैं साबुनीकरण, मतलब हम एक ऐसी अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे जिसमें बन रही होगी आपकी साबुन, है ना। और क्या देखेंगे हम, दहन देखेंगे। तो दहन जो होती है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई ईंधन होगा, जिसमें कोई ईंधन होगा, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा होगा, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, दहन बोलेंगे। एक बार फिर से करते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि आपके जो अभिकारक हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो परमाणु या तत्व हैं वो आपस में हो जाएंगे एक्सचेंज। और साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होगी, साबुन बनाने की अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया क्या होगी, किसी भी ईंधन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न करने वाली जो अभिक्रिया है उसको हम क्या बोलेंगे, दहन बोलेंगे। सबकी अभी देख लेते हैं हम लोग रिएक्शंस। चलो, अब हाइड्रोजनीकरण जब पूछा जाता है तो इसमें हम करने वाले हैं एक तीर से दो निशान। मतलब ये कि इसमें एक टॉपिक हम और कवर करेंगे। जब हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के बारे में तो हमने देखा था कि आपके जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे जब आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हो, उदाहरण के लिए जब आप वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हो तब आप उसमें जोड़ देते हो हाइड्रोजन। तब आप उसमें कौन सी चीज जोड़ देते हो, हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखो, ये जो R है ये मीथेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहीं पर लिख देता हूं, मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी। अब जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने अभिक्रिया कराई किसके साथ में भाई, H2 के साथ में। क्या मिला, तो मुझे मिला CH3। बात समझ में आई। पर उत्प्रेरक चाहिए होगा भैया, आग लगाने वाला जो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, उसके बिना ये रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो कौन सा उत्प्रेरक होगा आपका, तो निकल होगा, लिखा होगा, ये देखो। कहानी समझ में आ गई। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जब आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण, जिसमें आप हाइड्रोजन को जोड़ देते हो। उदाहरण के लिए आपने इथीन लिया, हाइड्रोजन जोड़ा और आपको इथेन मिल गया। क्लियर हो गया, नोट करो। चलो ठीक, इजी या मुश्किल, जल्दी बताओ। कर लिया नोट, बहुत सारे सवाल लगाने। अब देखो, अब स्टूडेंट्स ये पांचों अभिक्रिया को अपनी कॉपी में लिखो। मैं वन बाय वन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, बहुत ज्यादा थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, बहुत सारा अपने को समझना नहीं है, टू द पॉइंट बात होती है। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। मैं आपको ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन, साबुनीकरण और दहन अभिक्रिया जो है उसके भी उदाहरण बता रहा हूं। ठीक है, देखो अब ऑक्सीकरण में क्या हुआ, तो आपका जो एल्कोहल है यानी कि इथेनॉल है, क्षारीय केमियों की उपस्थिति में ऑक्सीजन यहां से निकलकर इसमें जुड़ गया। आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका जो अभिकारक है उसके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन था, पर आपका जो उत्पाद है उसके पास कितने ऑक्सीजन है, तो उसके पास 2 ऑक्सीजन है। कुछ समझ में आया, कितने ऑक्सीजन है, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिकारक है उसमें बाहर से आकर क्या जुड़ गए, एक ऑक्सीजन जुड़ गया। अब यदि हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ध्यान से देखो, ये 2 हाइड्रोजन जो थे वो बाहर निकल गए इस वाले कार्बन से। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। बात समझ में आ गई, तो दूसरी अभिक्रिया भी हो गई। अब तीसरी वाली पर चलते हैं। क्या देख रहे हैं भाई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी। अब प्रतिस्थापन में क्या था, देखो CH4 था, Cl2 के साथ मिल रहा था। समय कम है इसलिए इसको हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं कर रहे हैं। होपफुली आपने इतना तो पढ़ लिया होगा कि जो अभिक्रियाएं हैं वो आपको बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो पा रही होंगी, है ना। देखो मीथेन में आपने क्लोरीन की अभिक्रिया कराई, तो ध्यान से देखो, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकला, 4 हाइड्रोजन थे स्टूडेंट्स, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकला, यहां से क्लोरीन बाहर निकला। लिख दें, चलो लिख ही देते हैं यार, ठीक है। ये रहा मीथेन। मीथेन की अभिक्रिया करवाई जा रही है क्लोरीन के साथ में। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे। इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला और इस क्लोरीन को बाहर निकाला। अब कार्बन जो है वो 4 आबंध बनाता है। अब जब आपने हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो कार्बन जो है उसके पास 3 आबंध बचे। अब 3 आबंध बचे हैं, मतलब एक बंध बनाने के लिए बिल्कुल तड़प रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ क्लोरीन के साथ भी। ये Cl2 में उसने अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए यहां पर एक आबंध बनाया था अपने जैसे क्लोरीन के साथ में।
उसको जब आपने तोड़ दिया तो ये कुछ इस तरीके से हो गया कि हाइड्रोजन यहां से निकला, क्लोरीन यहां से निकला, कौन बचा? ये वाला क्लोरीन बचा, वो इधर पे आके जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गया। क्लोरीन जो है वो यहां पर आकर स्टूडेंट्स जुड़ गया। इधर वाला हाइड्रोजन और उधर जो एक क्लोरीन बचा था, दोनों ने मिलकर निर्माण कर लिया HCl का। क्या कहानी समझ में आई? तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, क्योंकि हाइड्रोजन ने क्लोरीन को प्रतिस्थापित किया और ये जो क्लोरीन था इसने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी? हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी। चलो इसको भी नोट कर लो, ये भी कवर हो गई। उदाहरण को और अच्छे से लिखना है तो इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, पक्का जी? चलिए अब पूछा जा रहा है साबुन कैसे बनाओगे? बहुत रिएक्शन वाली बात कर रहे हो, साबुन कैसे बनाओगे? तो हमने कहा बहुत आसान है। पता है कैसे? हम लेंगे एस्टर। एस्टर क्या है? तो एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। एस्टर एक प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह है। हमने लिया एस्टर और इसको मिला दिया किसके साथ? NaOH के साथ में। हमें ये जो चीज मिली यही है साबुन, यही है साबुन। बात समझ में आ रही है? तो सोडियम एसीटेट जो मिला यही हमारा क्या है? साबुन। याद करो हम साबुनीकरण की बात कर रहे थे, तो ये जो चीज हमें मिली स्टूडेंट्स ये हमारा साबुन है और इसको तो पूरी दुनिया जानती है, इसको तो पूरी दुनिया जानती है, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल या फिर अल्कोहल। बात समझ में आ गई? चलिए, और ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट है ना। तो यह अभिक्रिया साबुन के बनाने में प्रयुक्त होती है। मतलब ये है कि आपसे यदि कोई पूछे कि आपका जो साबुन होता है उसको बनाने के लिए कौन सा अभिकारक जो है वो जरूरी है, तो आपका आंसर होगा एस्टर। क्या होगा? एस्टर। ईस्टर नहीं होगा बच्चों, ईस्टर अलग चीज होती है, एक त्योहार है वो। ईस्टर नहीं होगा, आंसर क्या होगा आपका? एस्टर। ठीक है, चलो यहां इसको भी नोट कर लो। चलो ये भी हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? दहन अभिक्रिया की। इसको मिटा दें यहां से, चलो ये मिटा दिया। अब बात करेंगे किसकी? दहन अभिक्रिया की। तो क्या होता है, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, कोयले से लेकर पेट्रोल तक, डीजल से लेकर केरोसिन तक, मोम से लेकर आपके अलग अलग प्रकार के कोयले तक, ये सभी आपके जो हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये होते हैं ईंधन। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये होते हैं अच्छे ईंधन। अब जब किसी ईंधन की, जैसे कि मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हेप्टेन हो गया, डेकेन हो गया, नोनेन हो गया, ऑक्टेन यानी कि पेट्रोल हो गया, जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे ये अच्छे ईंधन होते हैं। अब ईंधन होते हैं तो जलते होंगे, ईंधन होते हैं तो जलते होंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो आपका ईंधन है जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प देगा और निकलेगी बहुत सारी ऊष्मा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे दहन। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होगी? दहन होगी। तो परिभाषा क्या होगी? अधिकांश कार्बनिक यौगिक दहन करने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश देते हैं। तो इसलिए तो हमने दहन करवाया था ताकि हमें ऊष्मा मिल सके। बात समझ में आ रही है? आपका जो एलपीजी सिलेंडर है उसके अंदर प्रयुक्त होने वाला जो हाइड्रोकार्बन है उसमें भी क्या होता है भाई? दहन होता है। लकड़ी में दहन होता है, कोयले में दहन होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब में क्या होता है? दहन होता है। आपका जो अल्कोहल है इसमें भी दहन होता है। आपने सुना होगा जैविक ईंधन के बारे में, तो वो क्या है आपका? अल्कोहल ही तो है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है इस अभिक्रिया को हम देख सकते हैं। आप नोट कर लो। चलो कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या निकला। पिटारे में से एक बढ़िया सवाल निकला। एक कार्बनिक यौगिक है A, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर ये यौगिक बना रहा है B। अच्छा, ऐसे वाले सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, और कुछ बच्चों को परेशानी भी होती है, पर घबराइए मत। आज मैं ऐसे वाले सवालों की धज्जियां उड़ाने वाला हूं आप लोगों के साथ मिलकर। हमको A, B और C जो है ये कौन से कार्बनिक यौगिक हैं इसके बारे में बात करनी है। तो आप एक काम करें, आप इसको बढ़िया तरीके से पहले पढ़ लें, इस सवाल को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि मुझे सवाल को, बड़ा सवाल है भाई, दीर्घ उत्तरीय है, तो मुझे इस सवाल को करवाने के लिए व्हाइट बोर्ड की जरूरत होगी। तो मैं बार बार आगे पीछे करूंगा तो कंफ्यूजन होगा। तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लें। हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आपने इसको नोट कर लिया है, तो देखो करना क्या है, A, B और C जो है वो पहचानना है। समीकरण बनाएंगे और 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे तो बन जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, देखो
सबसे पहले एक कार्बनिक यौगिक A है, इसके हम सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। चलो करवाते हैं, कहां पर अभिक्रिया, यहां कराते हैं। तो हमारे पास A है, हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ में भाई, आपका जो सांद्र H2SO4 है इसके साथ में। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, करने पर एक यौगिक मिल रहा है B, जो Na की उपस्थिति में 1 मोल हाइड्रोजन योग से C बना रहा है। तो यहां पर मिल रहा है हमको B। अब ये जो B हमारा है, थोड़ा सा नीचे इसको लिखेंगे, ये जो हमारा B है ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है Na की उपस्थिति में। तो भाई ये तो आपका हाइड्रोजनीकरण हो गया, यदि आपको याद हो तो। अभी मैंने आपको बताया था कि असंतृप्त से यदि आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना चाहते हैं तो आप किससे अभिक्रिया करा देंगे, तो आप अभिक्रिया कराएंगे आपकी किससे, H2 से करवाएंगे Na की उपस्थिति में। तो अब आपको क्या मिल रहा है, C मिल रहा है, क्या C मिल रहा है। ठीक है, और C के 1 मोल का दहन करने पर 2 मोल CO2 के मिल रहे हैं और 3 मोल आपके जो हैं किसके मिल रहे हैं, H2O के मिल रहे हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया C, और C का जब आपने दहन किया, अच्छा एक कंफ्यूज नहीं होना है, अब क्या है, कार्बन का भी दहन होता है। ये वाला जो C है ये कार्बन नहीं है, ये हमारा जो यौगिक है उसका नाम है, उसका जो सिंबल है वो है C। ठीक है, तो आपको 2 मोल मिल रहा है CO2 का, यही बोला जा रहा है, और 3 मोल मिल रहा है H2O का, और 3 मोल मिल रहा है H2O का। बात समझ में आ गई। तो अब क्या है, C क्या होगा, अच्छा ये जो CO2 है ये कार्बन है, इसके अंदर वाला जो C है वो कार्बन है, ये वाला जो C है ये आपका जो है आपका ये वाला C है। तो एक काम करते हैं, इसको C लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं, हमेशा के लिए टेंशन ही खत्म हो जाएगी। इसको भी हम C लिख देते हैं, ये हमारा A हो गया और ये हमारा हो गया B। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखो हमारे पास क्योंकि क्या है भाई, उत्पाद है तो अभिकारक बताना बड़ा आसान है। अच्छा दहन हुआ है इसलिए मैंने ऑक्सीजन क्या कर दिए, इसमें जोड़ दिए। तो हम एक काम करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमारी जो अभिक्रिया है वो समीकरण बैलेंस है या नहीं है। तो अब देखो हाइड्रोजन कितने हमारे पास 6 हैं, कार्बन हमारे पास 2 हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 6 हैं, कार्बन हमारे पास 2 हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्लिक किया आपको, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन हमारे पास 6 हैं, कार्बन हमारे पास 2 हैं। तो हम लिख सकते हैं C2H6। क्या लिख सकते हैं हम, C2H6। तो चलो हमने जो C है उसको तो ढूंढ लिया, तो हमारा जो C होगा वो क्या होगा, आपका जो C होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, आपका C2H6 होगा। बात समझ में आ गई। पर अभी ये बैलेंस नहीं है ऑक्सीजन के संदर्भ में, तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो, यहां 3 ऑक्सीजन है और यहां पर आपकी 4 ऑक्सीजन है। तो कुल मिलाकर जो ऑक्सीजन है वो कितनी हो गई भाई, 7 हो गई। कुल मिलाकर कितनी हो गई, 7 हो गई। तो क्या करेंगे हम, यहां पर 7 ऐसा 2 कर देंगे, यहां पर हम ऐसे कर देंगे। तो ऑक्सीजन की जो संख्या है वो भी अब क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो अब जो C है, काम करते हैं उसके बाजू में हम लिख देते हैं कि आपका जो C2H6 है वही होगा। तो ये जो है ये हो गया C2H6। अब हाइड्रोजन 2 जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये C2H4 रहा होगा। इसका मतलब ये रहा होगा स्टूडेंट्स आपका C2H4। किससे लिखें, इससे लिखें, चलो तो ये रहा होगा C2H4। ये कौन सी चीज रही होगी आपकी, C2H4 रहा होगा। मतलब ये कि ये रहा होगा आपका इथीन, आपने मिलाया हाइड्रोजन के साथ में और आपको मिला इथेन, अभी हम लोगों ने देखा था, राइट। चलिए तो हमारा B निकल कर आ गया, A बताना है, B बताना है, C बताना है। तो C तो हमारा निकल कर आ गया है स्टूडेंट्स। C क्या है, तो ये हमारा है C2H6। B जो है ये क्या है हमारा, तो B हमारा है C2H4। सवाल ध्यान से पढ़ोगे तो बन जाएगा। अब बोला जा रहा है B जो है वो आपका C2H4 है, B जो है वो है आपका C2H4। चलो ये C2H4 है। अब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके C2H4 बन रहा है। मतलब ये कि हमने जब एथेनॉल के बारे में पढ़ा था, जब हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था, तो जो अल्कोहल होता है वो H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर निर्माण करता है किसका, आपके एल्कीन का या फिर इथीन का। तो ए क्या होगा, तो ए होगा स्टूडेंट्स आपका, क्या होगा भाई, C2H5OH।
कुछ समझ में आया? तो ये जो सवाल है इसको आप रट नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नोट कर लो। तो ये हो गया आपका C2H5OH, क्योंकि C2H5OH जो होता है H2SO4 की उपस्थिति में निर्माण करता है इथीन का। तो इस तरीके से A जो होगा आपका वो होगा क्या होगा? तो भाई ये होगा आपका C2H5OH। तो सवाल बढ़िया से बढ़ोगे, पूरा बन जाएगा। मजे की बात यह है कि कक्षा 12वीं और 11वीं में भी इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो इसको देख लो, कोई डाउट यदि होगा तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, चलो नोट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं वापस से यहां पर। ये था हमारा सवाल और ये जो चीज लिखी हुई है उसके बाद आप यदि इसका डिटेल्ड या सही तरीके से आप इसका उत्तर लिखना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था, आप यहां से भी लिख सकते हैं या फिर आपको यदि ब्लैक एंड व्हाइट में पसंद है तो आप इधर से भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? एक चीज गौर करने वाली है, इस पूरी अभिक्रिया को यदि मैं 2 से विभाजित कर दूं तो मुझे यही अभिक्रिया मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होना है। 2 3 1 7/2 2, तो ये 1 कर देंगे, 2 से विभाजित कर देंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो A होगा वो क्या होगा? A होगा, B होगा और C होगा। कर लिया नोट? बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, ध्यान से इसको देख लो, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो अब बात हो रही है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से। एक सवाल पूछा गया है, इसमें बात हो रही है, एक तत्व है आवर्त सारणी के दूसरे समूह तथा तीसरे आवर्त में है, तीसरे आवर्त में है, दूसरे समूह में है, बना ही लेते हैं। समूह दूसरा है, तीसरा आवर्त है, एस ब्लॉक की बात हो रही है, बना ही लेते हैं। ध्यान से देखो, ये लो बनाया, इसको मैंने कहां बनाऊं भाई? यहीं बना लेते, थोड़ा इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये लो, इस तरीके से जो है हम कौन सा बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 और यहां पर आ जाएगा आपका 7 और यहां पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। बड़ी सिंपल सी कहानी है, देखो। तो क्या कह रहे हैं भाई? ये पहला आपका समूह हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहां पर बेरिलियम, यहां पर मैग्नीशियम और यहां पर कैल्शियम। तो क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिएगा। दूसरा समूह मतलब यहां कहीं पर, तीसरा आवर्त मतलब ये, तो तीसरा आवर्त और दूसरा समूह मतलब बात हो रही है आपके मैग्नीशियम की। तो हमने मैग्नीशियम निकाल लिया, आपको कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन पर यह क्षारीय ऑक्साइड देता है। अच्छा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन पर यह क्षारीय ऑक्साइड देता है, इसका मतलब यह एक प्रकार की क्षारीय मृदा धातु तो है। ठीक है, चलो तत्व क्या है? तो तत्व है हमारा मैग्नीशियम। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो बिल्कुल लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसे वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, बिल्कुल लिखेंगे। तो ये भाई आपका Mg हो गया, इसको हम O2 से करवाएंगे तो हमें मिलेगा MgO, पर क्योंकि ये संतुलित नहीं है इसीलिए हम लगाएंगे आगे की तरफ यहां पर 2 और यहां पर भी लगाएंगे 2, संतुलित भी हो गया। बात समझ में आ रही है? पहला हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है। क्या कहते हो? क्लियर हो गया? इतना नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो ऑक्साइड बना, इस ऑक्साइड को जब जल में घोला गया तो प्रक्रिया की संतुलित समीकरण लिखना है, बिल्कुल यहीं लिख दें। क्या कहते हो? यहीं लिख दें, उधर लिखें? यहीं लिख देते हैं, समझ में तो आ रहा है आपके बढ़िया से, है ना? चलो ध्यान से देखो, तो क्या होगा? तो ये होगा आपका MgO, और MgO को जब हम जल के साथ मिलाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि धातु का जो ऑक्साइड होता है, धातु ऑक्साइड जल के साथ मिलकर बनाता है आपका क्षार। क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाता है भाई? एक प्रकार का क्षार बनाता है। तो ये बनाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये लो, संतुलित अभिक्रिया है, 1 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, दैट्स ऑल। खेल खत्म, लिख लो। ये भी हो गया हमारा। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आ रही है? हम बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्लेटफॉर्म पे आपकी परीक्षाओं के लिए, है ना? चलो नोट कर लिया, आगे बढ़ेंगे अब। ठीक,
एक बचा है क्या? इस ऑक्साइड के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है जी, बिल्कुल बनाएंगे इस ऑक्साइड के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कौन से ऑक्साइड के लिए? MgO के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने ये नोट कर लिया है इसलिए इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। देखो अब बोल रहा है MgO, ठीक है, तो क्या करोगे? तो ये रहा आपका मैग्नीशियम। इसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बना दिए मैंने, ये लो। अब आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 है तो 2 और 6, ठीक है। तो यहां पर हम बना देते हैं 1 2 3 4 5 6, और क्या होगा? खेल। तो ये होगा खेल। तो इस तरीके से बन जाएगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यदि हम उसको और दूसरे तरीके से देखें तो वो हो जाएगी मैग्नीशियम, यहां पर ऑक्सीजन 1 2 1 2, थोड़ा बड़ा बना लो ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाता है, ये इस तरीके से हो जाता है, और आपका जो ऑक्सीजन है 1 2 और 1 2, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। एक तत्व का यदि आप डॉट से बना रहे हो तो दूसरे वाले का आप क्रॉस से बना लो, ये सब आपको बढ़िया तरीके से आता है, परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो ये क्रॉस बना लो, मजे करो, खुश रहो, बढ़िया से रिजल्ट लाओ बच्चों, ठीक है। चलो ये लो, खुश, कोई दिक्कत वाली बात नोट किया जाए। चलो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन पर यह क्षारीय ऑक्साइड देता है, बिल्कुल सही है। ये तो हिंट थी हमारी, हमने इसके आंसर जो है वो लिख लिए। अब एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो सही है या नहीं। तो अब देख लो, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई कहानी, ठीक। अच्छा, एक और चीज, ये यहां पर जो मैंने आपको ये बिंदु संरचना बनाई थी, ये आपके साझेदारी के टर्म्स में थी। ऐसा एक्चुअली नहीं होता है, क्योंकि एक धातु और एक अधातु के बीच में आपका जो है आयनिक आबंध होता है स्टूडेंट्स, इसलिए ये पूरा सही नहीं होगा। पूरा जो सही है वो यही वाला होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब एक तरफ मैग्नीशियम का आयन होगा, क्योंकि उसने हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। क्यों दिए हैं वो भी बताते हैं। ये रहा मैग्नीशियम 12 2 8 और 2, ये रहा ऑक्सीजन 2 और 6। अब क्या कहते हो? अष्टक की कहानी ये कहती है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन देकर अपना अष्टक पूरा करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा करना है। ऑक्सीजन इज लाइक मेरे को चाहिए इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम इज लाइक मुझे देने हैं इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये बन गया Mg2+। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये बन गया O2-। अब एक धनात्मक एक ऋणात्मक दोनों के बीच में होगा आकर्षण, इसको हम बोलेंगे आकर्षण बल लगेगा आयनों के बीच में, इसलिए बन जाएगा आयनिक यौगिक, और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये ज्यादा सटीक जानकारी है, आप ये वाला बनाएंगे, पिछला वाला नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो, वो होता है अधातु अधातु के बीच में, ठीक। KLM के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया है। भाई समूह 15 का एक तत्व है X, समूह 15 का एक तत्व है X। ये जो X है ये तो पीछा छोड़ता ही नहीं, ना साइंस में ना मैथ्स में, हिस्ट्री में भी होता है ये कोई X, बताना आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, तो एक समूह 15 का एक तत्व है X जो कि द्विपरमाणविक है। मतलब ये कि जो X है उसके नीचे मुझे 2 लिखना पड़ेगा, द्विपरमाणविक, 2 परमाणु उसके एक अणु में होंगे, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाता है हाइड्रोजन के साथ संयोग कर एक यौगिक जिसका नाम है अमोनिया यानी कि NH3, ठीक है, जिसकी अभिलक्षणिक तीक्ष्ण अरुचिकर गंध होती है। क्या क्या लिखा हुआ है? जो लिखा हुआ है बस वैसी इसकी गंध होती है, मतलब भयंकर पंजेंट स्मेल होती है, आप सूंघेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तत्व X को पहचानना है, यह कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है यह भी बताना है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। अभिक्रिया लिखकर इसको निपटाने की हम कोशिश करेंगे। अब भाई समूह 15 में आता है, तो समूह 15 कौन सा होता है? तो यदि 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 आपको पता हो, यार थोड़ा गड़बड़ बन गया, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, रुको। ये समूह 15 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और एक छठवा। तो आपको यदि याद हो तो 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब बात हो रही है इसकी, तो यहां पर जो है आपका होगा, देखो ये हो गया बोरॉन, इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन यहां पर होगा।
अब कह रहा भाई द्विपरमाणविक, तो एक तो नाइट्रोजन है, इसके नीचे क्या है भाई आपका फास्फोरस है, बट आपका जो अमोनिया होता है उसमें फास्फोरस तो आता ही नहीं, उसमें नाइट्रोजन आता है, तो तत्व क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। तत्व क्या होगा स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन होगा, क्योंकि अमोनिया में NH3 आता है, एक तरफ हाइड्रोजन है, अब जो बचा वो क्या हुआ, नाइट्रोजन हुआ। कहानी समझ में आई? तो इसका मतलब आपका जो समूह 15 का तत्व होगा वो कौन सा होगा, आपका नाइट्रोजन होगा। ये तो हमने पता लगा लिया, ठीक है। अब उसको वहां से मिटा देते हैं, चलो इसको यहां से मिटा देते हैं, ठीक है। तो तत्व X को पहचान लिया है हमने, हम इसको पहचानेंगे लाल कलर से, बात समझ में आ रही है। तो तत्व X जो होगा ये होगा आपका नाइट्रोजन। कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी तत्व में अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे परमाणु क्रमांक। सबको पता है कि परमाणु क्रमांक होगा 7, यानी कि यहां पर होगा 2 और 5। तो संयोजन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, तो ये हो जाएंगे 5। ये कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 5 हो जाएंगे। और क्या बोला गया है, X को द्विपरमाणुविक अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, इसमें किस प्रकार का बंध बनता है, इसमें किस प्रकार का बंध बनता है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब आपका जो नाइट्रोजन है वो 2 नाइट्रोजन को हम पास लेकर आते हैं, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 5, मतलब अष्टक पूरा करने के लिए पूरा जो रायता है स्टूडेंट्स वो किसने फैलाया है, अष्टक ने। कहीं पर भी यदि आबंधन हो रहा है तो उसके पीछे की जो कहानी है वो मूलतः होगी आपकी अष्टक, यानी कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए 8। भले आप इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें, त्याग करें, साझेदारी करें, आपको जो करना है करिए, बट अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए 8। चलो देखो 5 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं भैया, 5 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं। अब यदि किसी की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन खरीदिए, या फिर क्या कीजिए, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कीजिए। अब पहला भी नाइट्रोजन, दूसरा भी नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, बट क्या होगा, इनके बीच में होगी साझेदारी। क्या होगी, साझेदारी। तो इसको हम और कैसे प्रदर्शित करेंगे, हम प्रदर्शित करेंगे एन टा टा टा, कुछ इस तरीके से। जिन इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया है आबंधन में उनको हम दर्शाएंगे, जिन्होंने नहीं लिया है वो अंडरस्टूड है, उनको हम नहीं लिखेंगे। इसको और कैसे लिख सकते हैं, N2। तब तो वो कह रहे हैं ना द्विपरमाणविक, कहानी समझ में आई, तब तो कह रहे हैं क्या, द्विपरमाणविक। N2 हो गया आपका, बात समझ में आ गई। तो सारी कहानी आपको क्लियर है। किस प्रकार का आबंध बनेगा, तो भाई आबंध जो बनेगा वो तो बनेगा सहसंयोजक, सहसंयोजक। तो स्टूडेंट्स आबंध कैसा बनेगा, सहसंयोजक। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और कैसा बनेगा, त्रिआबंध भी बनेगा। तो ये सहसंयोजन के साथ में त्रिआबंध भी बनेगा। देखो ना, दोनों के बीच में आबंधों की संख्या कितनी, 3, त्रिआबंध, सहसंयोजक। कुछ समझ में आया आपके, तो कहानी इंटरेस्टिंग है। ये हो गया आपका सहसंयोजक। चलो क्या बोल रहे हैं भाई, अमोनिया की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, इसमें किस प्रकार के बंध बने हुए हैं ये भी कर लेंगे, ठीक है। इतना नोट करो पहले। यहीं पर फिर अमोनिया के बारे में भी हम बात करेंगे, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में, ठीक है। चलो नोट किया जाए, कहानी इंटरेस्टिंग है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, अब आपका जो अमोनिया है वो क्या है, NH3 है ना। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो भाई ये रहा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 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 1 2 3 4 5, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है स्टूडेंट्स, तो वो है आपकी 5। अब एक काम करते हैं, चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनों को हम यहां पर दर्शा देंगे। चलो रुको रुको रुको, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ गई। तो अब ध्यान से देखिएगा, एक आबंध, दूसरा आबंध, तीसरा आबंध, तो इस तरीके से आपका जो अमोनिया है वो दर्शाया जाएगा। बात समझ में आ गई। इंटरेस्टिंग कहानी थी, बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो हो गया ना, हो तो गया, सारे क्वेश्चंस हो गए। अब अच्छा ये इसका आंसर है, आप यहां से भी इसको देख सकते हैं।
और इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। लो, ये वाली चीज बनाई थी, सहसंयोजक बंध बनाया था। ठीक है, सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो देखते हैं अगला जो सैंपल पेपर है उसको कहां पर आप पाओगे, उसको आप कहां, उसका पता कैसे चलेगा, उस प्लेटफॉर्म का नाम, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 4 सैंपल पेपर लगा लिए हैं आपके टर्म 2 के लिए, जिसमें हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया हुआ है, जिससे आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, हम उसका वहां पर भी जवाब देंगे। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको मिलूंगा अगले सैंपल पेपर के साथ में, अपनी जो परीक्षा की तैयारी है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।